ओके। हेलो फ्रेंड्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा था थर्मोडायनेमिक्स, तो हम थर्मोडायनेमिक्स से रिगार्डिंग हम बातचीत कर रहे थे। तो हमने आगे देखा कि भाई थर्मोडायनेमिक्स में पहले देखिए कि भाई आइसोथर्मल प्रोसेस, देन पर एडियाबेटिक प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस होती है एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, इसलिए आपने एक डायथर्मिक वॉल का यूज़ किया था जो इजीली उसके टेम्परेचर को मिसकर चेंज कर सके। ठीक है, मीन्स के आपकी एनर्जी इजीली ट्रांसफर हो सके। देन आप एडियाबेटिक प्रोसेस, इसमें आपकी हीट एनर्जी कांस्टेंट रखनी है। तो हीट एनर्जी का ट्रांसफर होना आपको स्टॉप करना है, इसलिए आपने एक एडियाबेटिक का वोल्ट के आपने यूज़ किया था। देन आफ्टर हमने दोनों प्रोसेस का एक वर्क डन भी निकाला। देन आफ्टर आपने एक पीवी डायग्राम में भी इंडिकेट किया कि भाई कौन सा एडियाबेटिक होती है और कौन सी आइसोथर्मल होती है। तो आपको मालूम पड़ा कि भाई पीवी डायग्राम में जिसका स्लोप मैक्सिमम है इट इज़ नॉन एज एडियाबेटिक प्रोसेस, और जिसका स्लोप मिनिमम है इट इज़ नॉन एज आइसोथर्मल प्रोसेस। देन आफ्टर आपने देखा कि भाई व्हाट इज मीनिंग ऑफ द एक्सपेंशन एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ द कंप्रेशन। तो जिसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है जी, ठीक है, आपका वर्क डन करने से वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो उसको हम बोलेंगे भाई एक्सपेंशन प्रोसेस। वॉल्यूम इंक्रीज होता है और प्रेशर डिक्रीज होता है। और कंप्रेशन में क्या होता है कि भाई प्रेशर इंक्रीज होता है और वॉल्यूम डिक्रीज होता है, इट इज़ नॉन एज अ कंप्रेशन। ओके, तो इसलिए आपने टू प्रोसेस भी पीवी डायग्राम में इंडिकेट की हुई थी। देन आफ्टर आपने निकाला था भाई एक फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने निकालने से पहले आपने देखे थ्री कंटेंट्स आपने देखे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट इज द हीट, second is the internal energy, and then after आपने देखा था work done। Okay, तो what is the meaning of the heat? Heat is the one type of the energy. It is the travel is the from is the high temperature to low energy body, low temperature body। वो एक हीट ऐसी फ्लो होती है कि भाई हमारे पास एक हाई टेम्परेचर वाली बॉडी अवेलेबल है और सेकंड हमारे पास एक लो टेम्परेचर वाली बॉडी अवेलेबल है। उसको हम कनेक्ट करवाएंगे तो हमारा हीट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, एक हाई टेम्परेचर बॉडी टू लो टेम्परेचर बॉडी। सेकेंड थिंग इज द इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी का मीन्स के टू फैक्टर्स अवेलेबल था। वन इज द पोटेंशियल एनर्जी एंड सेकंड इज द काइनेटिक एनर्जी। द पोटेंशियल एनर्जी हम किसको बोलेंगे भाई, जिसके पास मीन्स के पोटेंशियल एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल इज अ स्टेट ऑफ चेंज। हमारा जब मीन्स के हमारा जो स्टेट चेंज होता है तब हमारी पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होती है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और वेपर अवेलेबल है, तो किसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है कि भाई वेपर के पास भी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है। और काइनेटिक एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेम्परेचर इंक्रीज। अगर हमारी सिस्टम में एक एनर्जी सप्लाई करने से हम हीट एनर्जी कंटिन्यूसली दे रहे हैं, और हमारी सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है। बट इंटरनल एनर्जी में से कौन सा फैक्टर चेंज हो रहा है, तो वो है काइनेटिक एनर्जी चेंज रही है। अगर हम हीट देने से हमारा स्टेट चेंज हो रहा है, एक सॉलिड में से लिक्विड बन रहा है, ध्यान यहाँ पर हम हीट तो सप्लाई कर ही रहे हैं, तो अब हमारा कौन सा फैक्टर चेंज हो रहा है, एक पोटेंशियल एनर्जी चेंज रहा है, तब भी हमारी इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है। ठीक है, ओके। देन पर हमारा जो लास्ट में हमने फाइंड आउट किया था भाई वर्क डन। ओके, तो वर्क डन हम जब थर्मोडायनेमिक्स में करते हैं तो वर्क डन हमारा मीन्स के डिपेंड होता है कि वॉल्यूम से साथ, जैसा आपने निकाला था वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स इज इक्वल टू आप लिख सकते हो प्रेशर इंटू एरिया। तो एरिया इंटू लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम। तो आपका इक्वेशन बना था कि वर्क डन डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। मीन्स के आप वॉल्यूम का चेंज करोगे, आप जो वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे। इंक्रीज करे हमारी जो प्रोसेस में वॉल्यूम इंक्रीज होता है इट इज नॉन एज एक्सपेंशन प्रोसेस। तो एक्सपेंशन प्रोसेस में भी वर्क डन फाइंड आउट होता है। देन आफ्टर कंप्रेशन प्रोसेस में भी वर्क डन होता है। तो वर्क डन पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। जब हम कंप्रेस करेंगे तब वर्क डन ऑन द बॉडी करेंगे, और एक्सपेंशन होता है तब वर्क डन बाय द गैसेस होती है। ठीक है, तो वो वर्क डन आता है बाय पॉजिटिव, और कंप्रेशन वाली प्रोसेस में बनता है वर्क डन नेगेटिव। ओके, वो भी हमने सभी सारे देखे थे। और लास्ट में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स हमने इक्वेशन भी निकाला था। वो इक्वेशन ऐसा था कि भाई डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। जैसे कि हमारी सन में से जो लाइट आ रही है, ठीक है, इट इज़ द हीट फॉर्म, और जो सन में से जो लाइट आ रही है एक हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो वो हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी का हम एक थोड़ा सा इंटरनल एनर्जी में भी यूज़ करेंगे, और हमारा वर्क डन भी होता है। ठीक है, ऐसे सभी सारे आप नेचर की जो फॉर्मूला मिस्टर आप नेचर की जो भी एनर्जी आप देख रहे हो, इसमें से थोड़ी एनर्जी के हीट एनर्जी थर्मल हमारी इंटरनल एनर्जी में चेंज होती, देन पर उसका वर्क डन होगा। देन पर हमने देखा था कि भाई जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। तो जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स आपको क्या रिप्रेजेंट करती है, वो आपको एक थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे वो डिपेंडेंट है कि भाई थर्मल इक्विलिब्रियम सिस्टम हम किसको बोलेंगे कि भाई हमारे पास टू बॉडी अवेलेबल है, तो टू बॉडी में से भी कोई भी बॉडी में हमारी हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है। ठीक है, हमारी हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है, उसका क्या मीनिंग हुआ कि भाई दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम होगा,
तभी हमारी हीट ट्रांसफर नहीं होगी। ठीक है, तो वो हमारी जो सिस्टम है हम उस सिस्टम को बोलेंगे भाई थर्मल इक्विलिब्रियम सिस्टम। तो उस पे ऊपर वो डिपेंड है, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देन अपन में निकाला था भाई मेयर्स फॉर्मूला। इट इज द नो अबाउट द relationship between the molar specific heat of the constant pressure and molar specific heat of the constant volume। इसके Cp और Cv की इसका रिलेशनशिप वो बता रही है। ठीक है, तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू फाइंड आउट हुआ था R एंड R इज अ गैस कांस्टेंट। ओके, यहाँ तक का हमने देखा था। एंड टुडे अवर द टॉपिक इज द हीट इंजिन्स। हीट इंजन का टुडे हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो हीट इंजन इज द वन टाइप ऑफ द डिवाइस। इट इज द यूज्ड टू द कन्वर्ट द एनर्जी। ठीक है, वो हमको एक कन्वर्ट एनर्जी करने के लिए हमको यूज करना है। तो कौन सी एनर्जी आप कन्वर्ट करना चाहते हो? एक हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। हीट एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, ओके, हमारे पास एक हीट इंजन अवेलेबल है। वो हमको क्या वर्क करके देगा? एक मैकेनिकल एनर्जी फाइंड आउट करके देगा। हम मैकेनिकल एनर्जी किसको बोलेंगे? भाई हमारे पास एक ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। ऑब्जेक्ट को आपको पुश करना है तो आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा। जब भी आप उस पर फोर्स लगाओगे तो तब वो एक मोशन में आएगा। अगर वो मोशन में आता है तो उसके पास एक वेलोसिटी अवेलेबल है। अगर आप उसकी वेलोसिटी को चेंज कर रहे हो तो हम बोल सकते हैं कि भाई दिस पार्टिकल इज हैविंग द एक्सेलरेशन मोशंस। तो वो पार्टिकल एक एक्सेलरेशन मोशन करती है। अगर वो पार्टिकल एक्सेलरेशन मोशन करती है तो एक मैकेनिकली वर्क डन भी करती है। ठीक है, इट इज नॉन एज द मैकेनिकली एनर्जी। ओके, देन आफ्टर आपको एक हीट एनर्जी आपको सप्लाई करनी है। आपको हीट एनर्जी सप्लाई करोगे, उसका आपको वर्क डन निकालना है। और इस डिवाइस का हम यूज करेंगे। दिस डिवाइस इज नॉन एज अ हीट इंजिन्स। ओके, तो हीट एनर्जी हम किसको बोलेंगे? भाई इट इज द कोई एक हमारे पास एक बॉडी अवेलेबल है कि भाई जिसके पास टेम्परेचर राइज है तो हम क्या बोल सकते हैं कि उसके पास एक हीट एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, ओके, तो कोई हाई टेम्परेचर वाली बॉडी को हम बोलेंगे भाई उसके अंदर एक थर्मल एनर्जी का कंटेंस मैक्सिमम है। उसको हम बोल सकते हैं भाई हीट इंजन। हीट इंजन के बारे में हमने आगे भी स्टडी किया था। ठीक है, ओके, तो वो जो हमारी जो प्रोसेस है तो वो प्रोसेस समझने के लिए पहले आपको एक दो चीज समझनी जरूरी है कि भाई हमारी जो एनर्जी होती है, एनर्जी इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट इज डज नॉट क्रिएटेड, इट डज नॉट डिस्ट्रॉयड, इज ओनली फॉर इज ट्रांसफर इज द वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ओके, हम कोई भी ऑब्जेक्ट का वर्क डन करवाएंगे, तब हमारी एनर्जी का लॉस नहीं होता, हमारी एनर्जी डिस्ट्रॉयड नहीं हो जाती है। ठीक है, वो ओनली फॉर एक ट्रांसफर होती है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे कि हमारे पास एक हीट इंजन अवेलेबल है और आप उसको हीट सप्लाई कर देते हो। वो हीट सप्लाई मीन्स के वो हीट एनर्जी ले लेगा, देना पर वो एक थोड़ा मैकेनिकली वर्क करके आपको देगा। तो आपको बोलेंगे भाई आपकी जो हीट एनर्जी आपने सप्लाई की वो हीट एनर्जी वापस आपको मिली। तो हीट एनर्जी तो आपकी मीन्स के जीरो हो गई, क्योंकि वो सभी हीट एनर्जी उसने ले लिया, देना पर उसने मैकेनिकल वर्क करके आपको दे दिया। तो हीट एनर्जी तो आपके पास लॉस्ट हो गई। तो इट इज़ द अपोज ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ लॉ। पर ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? कि आप जैसे ही आप लास्ट में देखते हो तो वो हमारी जो जितनी हमने हीट सप्लाई की थी वो इतनी हीट सप्लाई हमको एक वापिस एक हीट के फॉर्म में ही मिलती है। एक वापिस हमको एक हीट फॉर्म में ही मिलती है। ओके, तो हीट इंजन समझने के पहले आपको एक प्रोसेस समझना जरूरी है। कैसी प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ कि भाई आपका एक वाटर का फ्लो हो रहा है एक हाई लेवल से लेके एक लो लेवल तक आपका वाटर का ऐसे फ्लो हो रहा है। और बीच में आपने क्या लगा दिया कि भाई एक आपने बीच में लगा दिया टरबाइन। तो वो टरबाइन को भी क्या कराएगा? रोटेट। टरबाइन कोई भी रोटेट करवाएगा। ओके, अगर आपका टरबाइन रोटेट होता है, वो टरबाइन के साथ आपने एक एसी जनरेटर लगा दिया तो आपको फाइंड आउट होगा एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आपने एक वाटर एनर्जी का यूज़ करके आपने एक थर्मल एनर्जी का मीन्स के आपने एक वाटर एनर्जी का यूज़ करके एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना लिया। ठीक है, तो वो प्रोसेस करने के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट है? भाई एक बहता हुआ एक पानी। ठीक है, अगर आपका पानी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, बहता हुआ पानी की रिक्वायरमेंट है, पानी आपने यूज़ नहीं किया, आपने यहाँ पे वाटर यूज़ नहीं किया, ओनली फॉर आपने क्या किया? वाटर की मोशन को यूज़ किया। ठीक है, ओके, तो ये प्रोसेस के लिए आपका क्या रिक्वायरमेंट है कि भाई कोई एक पार्टिकल्स के पास एक मोशन होनी चाहिए। हम हमारे नेचर में देख रहे हैं कि भाई सभी पार्टिकल एक मोशन में ही होते हैं। ठीक है, अगर सभी पार्टिकल्स मोशन में नहीं होते, ठीक है, हमारी बॉडी भी हमारी मोशन में होती है। हमारी बॉडी के इनसाइड भी सभी जो डिवाइस है वो भी हमारा मीन्स के एक मोशन में ही रहता। अगर वो मोशन में नहीं रहेगा तो वो आदमी मीन्स के वो आदमी की लाइफ ही ख़त्म हो जाएगी। अगर वो मोशन में नहीं होगा तो ठीक है, उसका डेथ हो जाएगा। हम उसको बोलेंगे भाई वो डेथ हो गया क्योंकि वो मोशन में नहीं था। ठीक है, ओके, तो हम नेचर में सभी जो मटेरियल देख रहे हैं वो सभी मटेरियल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? भाई एक स्पीड, एक वेलोसिटी। हमारी एक फिजिक्स की एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, एक स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी से ही हमारी दुनिया बनी हुई है।
ठीक है। ओके, देखिए कि हम नेक्स्ट हमने एक टरबाइन में देखा कि भाई टरबाइन को चलाने के लिए एक बहता हुआ वाटर जरूरी है, और जैसे ही ओके तो वो एक टाइप का कॉन्सेप्ट था, उसमें हमारी रिक्वायरमेंट थी कि भाई बहता हुआ एक वाटर। ओके, देन पर हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट है कि भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको यूज़ करनी है, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, हमारा एक चार्ज पार्टिकल है, वो चार्ज पार्टिकल की मोशन हमको रिक्वायरमेंट है। अगर वो चार्ज पार्टिकल मोशन करेगा तो हमको एक फाइंड आउट होगा एक इलेक्ट्रिकली करंट और एक इलेक्ट्रिकली एनर्जी आप यूज़ कर लोगे, ठीक है। और उसके लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि भाई मोशन ऑफ चार्ज, उसके लिए हमारी रिक्वायरमेंट थी भाई मोशन ऑफ वाटर, और यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट है भाई हीट इंजिन्स। तो हीट इंजन के लिए आप हीट एनर्जी का यूज़ करोगे, तो वो हीट एनर्जी आपकी एक मिसके फ्लो होनी चाहिए, वो हीट एनर्जी आपकी फ्लो में होनी चाहिए, एक मोशन में होनी चाहिए। तो हीट इंजन का फ्लो करवाने के लिए आप कैसे फ्लो करवाओगे कि भाई आपके पास टू बॉडी अवेलेबल है, एक हाई टेम्परेचर और एक लोअर टेम्परेचर। तो हीट का फ्लो ऐसे होता है कि भाई हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, और बीच में आपने एक मिस्टेक टर्बाइन लगा दिया, तो वो टर्बाइन को क्या करेगा भाई, रोटेट। ऐसा आपने एक डिज़ाइन करवाया हुआ, आपने एक इंजन लगा दिया, तो वो इंजन को बोलेंगे भाई हीट इंजन्स, ठीक है। तो हीट इंजन कैसे वर्क करेगा कि भाई हमारा जो हीट इंजन को वर्क करवाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट अभी बन गया कि भाई हमारी हीट एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट फ्लो मोशन में रहने वाली हीट एनर्जी हमको अवेलेबल रिक्वायरमेंट है, ठीक है। मीन्स के हमारी एनर्जी का फ्लो होना चाहिए। हमारी एनर्जी का फ्लो अगर बंद हो गया तो अब हमारा हीट इंजन वर्क करना बंद कर देगा। जैसे कि हमारे बाइक का जो इंजन होता है, तो बाइक का इंजन को चलवाने के लिए हमारे पास फ्यूल होना चाहिए, एक पेट्रोल और डीजल होना चाहिए, ठीक है। और ये पेट्रोल और डीजल का यूज़ करके वो क्या करती है, एक हीट एनर्जी बना देती है। ओके, वो हीट एनर्जी एक वापस वो साइलेंसर में जाके एक एटमॉस्फेयर में चली जाती है। अगर हमने साइलेंसर को बंद कर दिया, एटमॉस्फेयर में नहीं जाना दिया, तो वो हीट का फ्लो होना बंद हो गया। अगर वो हीट का फ्लो होना बंद हो जाता है तो हम देखते हैं कि भाई हमने जैसे साइलेंसर को बंद कर दिया तो हमारा इंजन बंद हो जाता है। क्यों इंजन बंद हो गया, क्योंकि हमने क्या कर दिया भाई, हमारा हीट का जो फ्लो हो रहा था उसको हमने स्टॉप कर दिया, ठीक है। इसलिए हमारी रिक्वायरमेंट प्रोसेस, हमारी जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस क्या होती है कि भाई हमारे रिक्वायरमेंट है एक बहता हुआ हीट एनर्जी, ठीक है। एक बहती हुई एक हीट एनर्जी हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ओके, हमने आगे देखा कि भाई हमारा इसके जो चार्ज हमको एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप कैसे प्रोड्यूस करोगे। हमारे पास टू पोटेंशियल अवेलेबल है, एक हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल, और बीच में हमने एक बल्ब लगा दिया, ठीक है। वो बल्ब आपको कनेक्ट करना, अगर आपने ऐसा ही आपने बल्ब लगा दिया तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल वहाँ से प्रोडक्ट के नीचे तक नहीं आएगा है। आपको क्या करना पड़ेगा, एक केबल से उसको कनेक्ट करवाना पड़ेगा, आपको एक पाथ देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, पाथ। वैसे ही आपके पास टू बॉडी अवेलेबल है, एक हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर, बीच में आपने ऐसे ही आपको टर्बाइन रख दिया तो वैसे वो रोटेट होकर आपको एनर्जी नहीं देने वाला। आपको क्या करना पड़ेगा, उसका पाथ देना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही आपने आपके घर में आप मिस के एक सिंक में आपका हैंड वॉश कर रहे हो, तो आप थोड़ा सा एक वाटर को यूज़ कर रहे हो। अगर आपने वाटर को यूज़ किया है, एक्चुअली नहीं किया है, क्यों नहीं किया, देखिए कि भाई आपकी जो ऊपर की टैंक है, ऊपर की टैंक में आपने 5 लीटर वाटर रखा था, आपने वो आपका जो हैंड है आपने वॉश कर लिया, देन आफ्टर वो सिंक में वाटर चला गया 2 लीटर, और सिंक के नीचे आपने ऐसा कोई डब्बा रख दिया कि भाई जिसमें वाटर आ सके। ओके, तो सिंक में वाटर आपने देखा कि भाई 2 लीटर है, देन आफ्टर आप ऊपर वाली टैंक में देखते हो तो ऊपर वाली टैंक में पहले 5 लीटर था, अभी आपने देखा तो आपका वाटर है 3 लीटर। तो टोटल तो आपके पास वाटर कितना है, 5 लीटर वाटर है। तो क्या आपने वाटर का यूज़ किया, नहीं किया, आपने बीच में जाकर अपना वर्क कर लिया। वैसे ही यहाँ पे होती है कि भाई आप हीट एनर्जी का वर्क यूज़ नहीं करते हो, ओनली फॉर बीच में एक डिवाइस लगा देते हो, और आप ओनली फॉर करते हो कि भाई हीट का एनर्जी का फ्लो होना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे वाटर फ्लो होना ज़रूरी था, अगर मैंने यहाँ पे नल बंद कर दिया तो क्या पानी नीचे से ऊपर से नीचे तक बहने वाला है, नहीं बहने वाला है। वहाँ पे मैंने इंजन को बंद कर दिया, वहाँ पे मैंने साइलेंसर को बंद कर दिया, तो यहाँ पे भी आपकी क्या हीट का इंजन का फ्लो होना हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आपको मीन्स के हीट एनर्जी का फ्लो करवाने के एक 2 रिक्वायरमेंट है, वन इज़ द हाई टेम्परेचर बॉडी एंड सेकंड इज़ द लो टेम्परेचर बॉडी। ओके, मैं आपको एक डायग्राम में ड्रॉ करके मैं आपको बताता हूँ। हमने हीट इंजन के बारे में देखा, तो अब हम हीट इंजन कैसे वर्क करता है उसे हम एक डायग्राम ड्रॉ करके हम बताएंगे कि पहले हमको को हीट एनर्जी फ्लो करवाने के लिए हमारा हीट इंजन होता है, वो हीट इंजन एक डिवाइस होता है, ठीक है। वो डिवाइस कैसे वर्क करता है, जब हमारी हीट एनर्जी फ्लो होती है तब वो वर्क करेगा। उसके लिए क्या एलिमेंट होना चाहिए, उसके लिए कि फिजिक्स के क्वांटिटी में इसके वो फ्लो होना चाहिए,
हमारी हीट एनर्जी फ्लो होना चाहिए। ऐसा हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे, ठीक है, जैसे कि टरबाइन वाटर का फ्लो होने से वो चलता है, ठीक है। और वैसे ही हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का चार्ज का फ्लो होने से वो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको मिल सकती है, ठीक है। और वैसे ही हमारा हीट इंजन कब चलता है, जब हमारा हीट फ्लो होगा। तो हीट फ्लो होने की रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई हमारे पास 2 टैंक होनी चाहिए। एक टैंक के पास एक हाई टेम्परेचर होना चाहिए, एक दूसरी टैंक के पास एक लो टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक टैंक ड्रॉ करता हूँ। ऐसे कोई एक टैंक है, दिस इज अ हॉट टैंक, तो उसको हम बोल सकते हैं उसकी हीट ज़्यादा है, ठीक है। दिस हीट इज T1, उसका टेम्परेचर इंक्रीज है T1, हम उसको हम बोल सकते हैं रिजर्वोयर। ओके, दिस इज नॉन एज अ रिजर्वोयर। ओके, ये हमारा सोर्स है, सोर्स ऑफ हीट। एंड देन आफ्टर सेकेंड टैंक यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं। उसका टेम्परेचर उसके पास भी हीट तो होती है, उसका टेम्परेचर है T2, हम उसको बोलते हैं सिंक। उसका अपन टेम्परेचर होता है लोअर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई T2 इज लेस देन T1। हमारा जो रिजर्वर का टेम्परेचर होता है दिस इज अ मैक्सिमम, ठीक है। और बीच में हम एक डिवाइस लगा देते हैं ऐसे। ओके, ऐसे हमने एक डिवाइस लगा दिया। दिस डिवाइस इज नोन एज अ हीट इंजन, दिस इज अ हीट इंजन। ओके, हम रिजर्वर किसको बोलते हैं? ओके, एक रिजर्वर एक होता है कि भाई सोर्स ऑफ हीट। एक रिजर्वर क्या होता है कि सोर्स ऑफ हीट। रिजर्वर ऐसा होता है कि उसके पास ऐसी एक स्पेशलिटी है कि हम इसमें से कोई भी हमारी कोई भी क्वांटिटी का आप हीट निकाल दो, तब भी उसका इसमें हीट का टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होने वाला, ठीक है। हमने आगे ऐसा स्टडी किया था कि भाई हम उसकी हीट एनर्जी यूज़ कर लेंगे तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, बट ऐसा एवरी केस में नहीं हो सकता है, सभी केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे कि आपके पास आपको एक भट्टी पे आप चाय बना रहे हो, ठीक है, तो भट्टी का टेम्परेचर मीन्स कि आपकी चाय बन गई, उसने थोड़ी हीट एनर्जी यूज़ कर ली भट्टी की, बट भट्टी की हीट एनर्जी में कोई चेंजेस हुआ नहीं हुआ, उसका टेम्परेचर तो अभी भी इतना ही है, ठीक है। तो ऐसे हमारा रिजर्वर है कि भाई रिजर्वर का टेम्परेचर इसके उसमें से आप हीट एनर्जी कोई भी वैल्यू के आप यूज़ कर लो तो भी उसकी टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होने वाला, ठीक है। तो उसकी एक स्पेशलिटी है हीट रिजर्वर की। और वैसे ही हीट सिंक, हमारी एक सिंक की भी एक स्पेशलिटी है। वो स्पेशलिटी ये है कि भाई आप सिंक में कोई भी टेम्परेचर कोई भी हाई एनर्जी आप सप्लाई कर दो। हमारी सिंक में कोई भी आप एनर्जी उसको सप्लाई कर दो, कोई भी हीट एनर्जी उसको आप सप्लाई करोगे, ध्यान पर उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होने वाला है, उसका टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होने वाला है, और उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होने वाला है। लाइक दिस हमारा एटमॉस्फेयर, ठीक है। आप एटमॉस्फेयर में कोई भी आप हीट एनर्जी मिस के छोड़ दो, पर उसका हमारा जो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है वो हमारा इंक्रीज नहीं हो सकता। वैसे हमारा ओशन का जो पानी होता है, ओशन में पानी बहुत ज़्यादा होता है, हम एक तट के किनारे बैठे उसको हम हीट सप्लाई करेंगे तो ओशन का पानी का भी टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ है, ठीक है। तो हमारा सिंक है, तो सिंक का टेम्परेचर आप कभी भी इंक्रीज़ नहीं कर पाओगे, और हमारा रिजर्वर का टेम्परेचर कभी भी डिक्रीज़ नहीं हो पाएगा। एक हमारा बेस्ट एग्जाम्पल है कि हमारी एक बाइक, तो हमारी बाइक में से जो हमारा इंजन है, तो इंजन कैसे चलता है कि भाई एक फ्यूल से चलता है, ठीक है। तो हम फ्यूल उसको कंटिन्यूसली सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूसली सप्लाई करेंगे तो इसमें हमारा जो इंजन होता है, तो इंजन वो कंटिन्यूसली क्या करेगा, उसको हीटअप करेगा। इंजन हमारा कंटिन्यूसली हीट होता है, ठीक है। वो कंटिन्यूसली मीन्स का हीट जनरेट कर सकता है, एक कंटिन्यूसली वो हीट जनरेट करेगा तो उसका टेम्परेचर कभी भी डिक्रीज नहीं होने वाला है। देन आफ्टर वो हीट मीन्स के एक बीच में हमने एक इंजन लगा दिया, तो उसमें गियर बॉक्स वगैरह हो गए और रोटेशन हो के हमारी बाइक चलती है। देन आफ्टर हमने लास्ट में लगा दिया एक साइलेंसर, तो साइलेंसर से हमारी बाकी की जो हीट थी वो एक एटमॉस्फेयर में चली गई, तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या इंक्रीज होगा, नहीं होगा, ठीक है। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मीन्स के इंक्रीज नहीं हो सकता, और रिजर्वर का टेम्परेचर डिक्रीज नहीं हो सकता, आपका इंजन का टेम्परेचर डिक्रीज नहीं हो सकता। ये उसका बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। रिजर्वर को आपको मालूम पड़ा, ठीक है। आपका स्टोव है, आप जो स्टोव पे आप चाय बनाते हो, तो उस स्टोव का टेम्परेचर मीन्स के जो हीट सप्लाई वो कर रहा है, तो आपने चाय बना लिया, ध्यान आप पर उसकी हीट एनर्जी डिक्रीज नहीं हो जाती, उसका टेम्परेचर डिक्रीज नहीं हो जाता, वो अभी भी वो उतना ही टेम्परेचर वहाँ पे होगा, ठीक है। ओके, तो ऐसा उसका टेम्परेचर आप डिक्रीज नहीं हो पाओगे। अब जैसे कि सनलाइट में से जो लाइट आ रही है वो एक हीट एनर्जी है, तो आपने सनलाइट जो आ रही थी उसके बीच में आपने एक प्रेशर कुकर रख दिया, एक सन कुकर जो आता है वो सोलर कुकर, ठीक है। तो सोलर कुकर रख दिया, वो आपने उसने क्या किया कि भाई सन में से थोड़ी एनर्जी उसने ले लिया, तो क्या सन का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या है, एक वन टाइप ऑफ रिजर्वर,
ख्याल आया आपको रिजर्व में कि रिजर्व में से आप कोई भी एनर्जी ले लेंगे, आप एनर्जी यूज़ कर लेंगे, देन आफ्टर उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमारा T1 का टेम्परेचर डिक्रीज़ नहीं हो सकता और T2 का टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं हो सकता, ये उसकी स्पेशलिटी है। ठीक है, ओके। देन आफ्टर हमने बीच में एक हीट इंजन लगा दिया, तो हीट इंजन हमको क्या करके देगा, एक वर्क करके देगा। ठीक है, तो हमको आउटपुट मिलेगा एक वर्क। हमारी जो हीट हमारे जो रिजर्वर है उसकी हीट का मैंने नाम दे दिया सपोज के Q2 और उसका हमने नाम दे दिया Q1। तो हमारी हीट कहाँ से कहाँ जाएगी, यहाँ से आएगी और यहाँ जाती है। ठीक है, यहाँ से मिस के एक हीट इंजन में ऐसे वर्क करके यहाँ से एक सिंक में चली जाएंगी। तो हमारा हीट इंजन क्या करेगा भाई, यहाँ से जो हीट आ रही है तो थोड़ी हीट वो एब्जॉर्ब कर लेगा, देन आफ्टर वो एक वर्क करके वो वापस यहाँ से इसी रास्ते से वापस वो सिंक में ही जानी है उसकी हीट। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि भाई आपका जो रिजर्वर है इसमें से आपकी हीट आ रही है 100 जूल, 100 जूल हीट आपकी हीट आ रही है। देन आपने यहाँ से एक 20 जूल वर्क में यूज़ कर लिया, एक हीट इंजन ने 20 जूल यूज़ कर लिया, तो सिंक में आउटपुट हो रही है 80 जूल, सिंक में आउटपुट हो रही है 80 जूल। पर वो 20 जूल यूज़ करके वो वापस यहाँ से आती है। ठीक है, तो वो मीन्स का आपने 100 इनपुट की तो 100 आपको आउटपुट मिलेगी, पर रास्ते में आपने क्या कर लिया, थोड़ा वर्क कर लिया। जैसे कि आप एक मीन्स के हैंड वॉश कर रहे हो आपकी सिंक में। ठीक है, तो आपका जो वाटर आ रहा है वो ऊपर की टैंक में से आ रहा है, वो नीचे की टैंक में जा रहा है, पर आपने वाटर तो यूज़ नहीं किया तो भी आपने वर्क कर लिया। वैसे ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे हीट आ रही है 100 जूल, बीच में आपने 20 जूल का वाटर यूज़ कर लिया, अपने 20 जूल का जो आपका जो एनर्जी वाला जो हीट एनर्जी थी वो वापस कहाँ पे चली गई, एक सिंक में ही चली गई। तो वापस 80 + 20 तो वापस आपको 100 ही मिलने वाली है। ठीक है, ओके। तो ऐसा आपने हीट इंजन लगाया कि वो ओनली फॉर 100 जूल देने से ओनली फॉर वो 20 जूल ही वर्क कर सकता है। ठीक है, ओके। देन आफ्टर आपको वर्क करना है सपोज के 40 जूल, तो आपको हीट के कितनी लेनी पड़ेगी, रिजर्वर में से एक 200 जूल हीट लेनी पड़ेगी। अगर आप 200 जूल लेंगे तो आप उस वर्क करेगा भाई 40 जूल। ठीक है, ओके। देन आफ्टर एक आपने एक सेकंड डिवाइस यहाँ पे लगाया, तो वो जो सेकंड डिवाइस था वो यहाँ से आप 100 जूल सप्लाई करते हो तो एक 40 जूल जितना वो वर्क करके देता था। ठीक है, आपने 100 जूल सप्लाई की तो वो 40 जूल जितना वर्क करके देता था। तो यहाँ पे आपको सिंक में कितनी हीट जाएगी कि भाई 100 में से 40 तो यहाँ पे चली गई, तो सिंक में जानी है भाई 60 जूल, तो पहले से वो कम गई, तो 40 जूल इसके उसने वर्क ज़्यादा करके दे दिया। तो फिजिक्स में कोई भी क्वांटिटी एक अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, कोई भी एक डिवाइस एक अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो उसको हम बोलते हैं भाई एफिशिएंसी। तो हम क्या बोलेंगे, तो जो पहले वाली हमारी डिवाइस थी तो वो पहले वाली डिवाइस तो ओनली फॉर एक 20 जूल का ही वर्क करके देती थी। टेन पर हमने सेकंड डिवाइस लगाया, वो एक 40 जूल का वर्क करके देती है। तो हमारी जो सेकंड डिवाइस है वो एक अच्छा काम करके देती है हमको। ठीक है, एक अच्छा वर्क करके देती है। तो सेकंड वाले की जो एफिशिएंसी हो, उसका परफॉर्मेंस है, वो परफॉर्मेंस उसका अच्छा है। ठीक है, हमको एक तीसरा डिवाइस यहाँ पे लगा देते कि भाई वो एक 50 जूल का वर्क कर लेगा, तो वो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है उसका। ठीक है, ओके। देन पर हमको वर्क डन फाइंड आउट करना। आप वर्क के डन कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए कि यहाँ से मिस के Q2 आपकी यहाँ का मैंने नाम दे देता हूँ Q1 सॉरी, और यहाँ का मैं नाम दे देता हूँ Q2। हमारा जो सिंक का जो सिंक है तो उसकी हीट है Q2 और हमारी रिजर्वर की हीट है Q1। ओके, तो आपको वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो आप वर्क डन कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए कि भाई आपने 100 जूल सप्लाई की तो सिंक में से आउटपुट हो रही थी 80 जूल। तो इन दोनों के बीच का आप डिफरेंस फाइंड आउट करोगे तो आपको क्या फाइंड आउट हो जाएगा, वर्क डन के भाई 100 - 80, तो आपका हीट इंजन ने कितना वर्क किया है 20 जूल, ऐसे आपका फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो उसका वर्क डन का इक्वेशन मिलेगा आपको, वर्क डन W = आपने हीट सप्लाई की थी बाई Q1 और आउटपुट आपको फाइंड आउट हुई -Q2। ठीक है, ओके। तो आपको सिंक में आपका मीन्स के यहाँ से देखिए कि भाई आपका जो हीट रिजर्वर होता है तो रिजर्वर का टेम्परेचर लास्ट होता है और सिंक का टेम्परेचर लो होता है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर लो होता है। ठीक है, तो आपका हीट का फ्लो एक हाई टेम्परेचर बॉडी टू लो टेम्परेचर बॉडी होगा। अगर आपको हीट इंजन को वर्क करवाना है तो ये फ्लो होना चाहिए। अगर ये फ्लो स्टॉप हो गया तो आपका हीट इंजन वर्क नहीं कर पाएगा। ख्याल आया, आपका हीट इंजन तो वर्क नहीं कर पाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पे उसका जो डिफरेंस है, मैं क्या कर देता हूँ कि आपकी जो बाइक है तो बाइक का अपने साइलेंसर कोई भी हिसाब से आपने बंद कर दिया, तो क्या होगा कि भाई एक आउटपुट वाला जो हीट जा रही थी सिंक में वो हीट जाना बंद हो गई। तो हीट जाना बंद हो गई तो क्या हो जाएगा कि भाई हमारा जो इंजन का टेम्परेचर था वो था T1, तो हमारा जो सिंक का भी टेम्परेचर होगा, जो आउटपुट फ्लो मीन्स के साइलेंसर का जो टेम्परेचर होगा वो भी हो जाएगा Q1। तो दोनों का टेम्परेचर मीन्स के सेम हो गया, एक T1 और T1।
तो मीन्स के दोनों की हीट भी क्या हो गई सेम, तो उसका डिफरेंस क्या आएगा 0, तो आपका इंजन क्या करेगा, वर्क डन उसका आएगा 0। चला है। ऐसे आपको मीन्स के कोई मीन्स के आपकी जो डिवाइस है उसको चलाने के लिए आपका हीट का फ्लो होना ज़रूरी है, तो इससे यहाँ पे आपको हीट का फ्लो होना ज़रूरी है। तो उसका वर्क डन हमने फाइंड आउट कर लिया Q1 माइनस Q2। हम Q1 को क्या बोलते हैं, हीट गिवन बाय द रिजर्वर। हम हीट कहाँ से लेते हैं, एक रिजर्वर में से लेते हैं, ठीक है। तो हम उसको बोलेंगे भाई हीट गिवन बाय रिजर्वर, ठीक है। और Q2 को हम क्या बोलेंगे भाई, हीट रिजेक्टेड टू सिंक, हीट रिजेक्टेड टू सिंक। वो हीट आपकी मीन्स के एटमॉस्फेयर में सप्लाई हो, एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, तो हम उसको हीट को एक रिजेक्ट कर रहे हैं, एक सिंक, ठीक है। तो हम रिजर्व एटमॉस्फेयर को क्या बोलेंगे भाई, सिंक ही बोलेंगे। देन आफ्टर हमको उसका परफॉर्मेंस फाइंड आउट करना है, उसकी एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। तो एफिशिएंसी, हम एफिशिएंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए हमने क्या बोला कि भाई हमारी जो सेकंड वाली डिवाइस थी, तो सेकंड वाली डिवाइस और 40 जूल वर्क करके हमको देती थी, और फर्स्ट वाली डिवाइस हमारी 20 जूल वर्क करके देती थी। तो 40 मीन्स के जो 40 जूल वाली जो वर्क करके देती थी वो डिवाइस का एफिशिएंसी ज़्यादा होगा। आप लोगों को कैसे मालूम कि आपने हीट सप्लाई की थी भाई 100 जूल, आपने हीट सप्लाई की 100 जूल, यहाँ पर हमारी फर्स्ट डिवाइस ने काम करके दिया ओनली फॉर 20 जूल। तो उसका आपका परसेंटेज आप कैसे निकालेंगे, कितना परसेंटेज उसने वर्क डन किया, तो 20% उसने वर्क डन किया। कैसे, कि भाई 20/100 करके, ठीक है। देन आफ्टर आप सेकंड निकालना चाहते हो एफिशिएंसी, तो आप कैसे निकालेंगे कि भाई सेकंड वाली हमारी डिवाइस है वो 40 जूल वर्क कर रही है, तो 40/100, तो उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा आई, ठीक है। ओके, तो हमारा एफिशिएंसी का इक्वेशन बना कि भाई वर्क डन अपॉन Q1, आप कितनी हीट दे रहे हो, ठीक है। तो हीट सप्लाई हम रिजर्व में से कर रहे हैं, इसलिए हमारा इक्वेशन ऐसे बनेगा वर्क डन अपॉन Q1। और वर्क डन का हमने इक्वेशन निकाला Q1 माइनस Q2, तो हम यहाँ पे लिख देते Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ठीक है। ऐसा हमारा इक्वेशन मिला। ओके, एफिशिएंसी का सिंबल होता है ईटा। ध्यान आप हम Q1 को यहाँ पे मीन्स के सेपरेट दे देते, तो यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ऐसा हमारा इक्वेशन फाइंड आउट हुआ एफिशिएंसी का। ख्याल आया आपको। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि भाई यहाँ पे Q2 और Q1 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो कि भाई ये जो एफिशिएंसी है वो एफिशिएंसी किसकी वैल्यू पे डिपेंड है, एफिशिएंसी को आपको इंक्रीज करना है, तो आपको Q2 की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, Q2 की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज। अगर आपका Q2 डिक्रीज होगा तो आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगा। उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई आपका जो डिवाइस है, डिवाइस में आपका जो डिवाइस है वो हीट कहाँ से लेगा, रिजर्वर में से। अपने हीट सप्लाई हीट आपने ले ली है भाई सपोज के 100 जूल, और आपका डिवाइस ने वर्क किया ओनली फॉर 20 जूल, तो हमारी जो हीट है बाकी की रिमेनिंग हीट मीन्स के 80 जूल हमारी सिंक में जा रही है। हमको सिंक की हीट को डिक्रीज करना है, तो हमारा वर्क डन, हमारा जो हीट इंजन है वो वर्क ज़्यादा करेगा, तब भी हमारी हीट सिंक में कम जाएगी। सेकेंड हमने डिवाइस लगाया था वो एक 40 जूल का वर्क कर रही थी, हमने यहाँ पे सप्लाई करी थी 100 जूल, ठीक है। तो हमारी रिजर्वर की हीट क्या हो गई, हमारी मीन्स के सिंक की हीट क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, ठीक है, 60 जूल हो गई, ठीक है। तो ऐसे वो काम करेगा। देन पर हमारी जो हीट होती है, स्पेसिफिक हीट होती है, उसका इक्वेशन क्या होता है, Q = ms डेल्टा T। तो हमारी स्पेसिफिक हीट और ए हमारी मीन्स के मास एलिमेंट, ये हमने 1 कंसिडर किया। मीन्स के स्पेसिफिक हीट तो उसकी कॉन्स्टेंट ही होती है। ध्यान पर हमने मास एलिमेंट ले लिया था 1, तो ओनली पर हमारी जो हीट है वो ओनली पर किसकी वैल्यू पे डिपेंड है, टेम्परेचर की वैल्यू पे डिपेंड है। तो उसकी रिलेटेड में इक्वेशन बनाता हूँ कि भाई ईटा = 1 माइनस T2 अपॉन T1। Q2 हीट है तो Q2 हीट हमारी सिंक की है, तो मैंने यहाँ पे T2 लिख दिया और यहाँ पे मैंने T1 लिख दिया, ठीक है। ओके, ध्यान आफ्टर आपके पास मीन्स के मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि भाई आपकी जो कार है वो एक कार एक टू इंजन से बनी हुई कार होती है। दोनों इंजन मीन्स के आपके पास 2 कार है, तो एक आपके पास एक पेट्रोल से चलने वाली कार है और एक दूसरी एक डीजल से चलने वाली कार है, ठीक है। ओके, तो किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, मीन्स के उसका जो इंजन होता है कि मीन्स के जो रिजर्वर होता है, तो रिजर्वर की वैल्यू पे वो डिपेंडेंट होता है ना। तो आपको क्या करना है कि भाई ये जो हमारी वैल्यू है उसको हमको कम करनी है। ये कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई उसका डिवाइड हमको मैक्सिमम बनाना पड़ेगा। उसका जो डिवाइड हो रहा है T1 की वैल्यू हमको मैक्सिमम बनानी पड़ेगी। तो T1 की वैल्यू मैक्सिमम बनाने के लिए हमारा जो इंजन होता है, तो इंजन का जितना टेम्परेचर ज़्यादा उतनी उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे हमारा फाइंड आउट हुआ, ख्याल आया। क्योंकि T1 क्या होती है कि भाई इट इज़ द रिजर्वर टेम्परेचर। तो रिजर्वर टेम्परेचर मीन्स के इंजन का टेम्परेचर, जिस इंजन का टेम्परेचर हाई होगा तो उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी,
ठीक है। तो हमारा जो मीन्स के एक पेट्रोल और डीजल इंजन है, तो इसमें से हमारे डीजल इंजन की जो टेम्परेचर होता है वो एक हाई होता है, ठीक है। एक हमने लिया था एक पेट्रोल इंजन, देन आफ्टर एक हमारे पास है डीजल इंजन। तो किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी? एक डीजल इंजन की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि डीजल इंजन का जो टेम्परेचर होता है T1, तो T1 इज़ ग्रेटर देन, ठीक है, इस कंपेरिजन टू द पेट्रोल इंजन, सो दैट उसकी एफिशिएंसी आपकी ज़्यादा होगी। ओके, देन आफ्टर मैं आपको और भी एक एग्जांपल देता हूँ कि भाई आप वर्क कर रहे हो, आप अपना कंटिन्यू वर्क कर रहे हो, एक पूरे साल आपने वर्क किया, ठीक है। तो आप विंटर में भी वर्क कर रहे हो, देन आफ्टर आप समर के सीजन में भी आप वर्क कर रहे हो, बट आप थक कब जाते हो? एक समर में आप थक जाते हो। क्यों? क्योंकि आपका मीन्स के वर्क कर रहे हो, तो आप वर्क कर रहे हो एक एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मीन्स के सिंक का टेम्परेचर T2 होता है, ठीक है। तो अब T2 टेम्परेचर पे आपकी एफिशिएंसी क्या डिपेंड है? देखिए यहाँ पे आपका इक्वेशन में कि भाई T2 टेम्परेचर जब आपका डिक्रीज होगा तब उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी। तो T2 टेम्परेचर कब डिक्रीज होता है? एक विंटर की सीज़न में, ठीक है। और T2 टेम्परेचर कब इंक्रीज होता है? एक समर की सीज़न में। तो समर की सीज़न में T2 टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो अब आपकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। तब आप जो आप काम कर रहे हो डेली, तो वो काम आपका कम होके जाएगा, क्योंकि आपकी एफिशिएंसी कम होके जाती है और आप ज़्यादा थक जाते हो, ठीक है। और विंटर की सीज़न में उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा तो आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाएगी, आप ज़्यादा काम कर लोगे, ठीक है। और ऐसे आपका एक मीन्स के वो जो वाला आपकी जो एफिशिएंसी है, तो एफिशिएंसी वाला जो इक्वेशन है ऐसे फाइंड आउट होगा, ठीक है। ओके, तो ये है आपका हीट इंजन। तो हीट इंजन में आपकी रिक्वायरमेंट क्या थी भाई? एक टू बॉडी, एक हाई टेम्परेचर बॉडी एंड एक तो लो टेम्परेचर बॉडी। तब भी आपकी एक मीन्स के हीट फ्लो करेगी, एक हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, एक हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर आपकी हीट फ्लो होती है, ठीक है। तो उसका इतने में मैंने नाम दे दिया Q1, उसका मैंने नाम दे दिया Q2। तो Q1 में से हीट आई और यहाँ पे थोड़ा वर्क किया, देन पर वो वापस सिंक में चली गई। और जिसका हमारे जो इंजन को लगाया है उसकी डिज़ाइन पे वो डिपेंड है कि भाई वो कितना वर्क कर लेगी। पर हमने ऐसा रिवर्स लगाया कि भाई उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है तो सिंक में उसकी हीट कम जाएगी, ठीक है। और उसके रिलेटेड हमारा वर्क डन का इक्वेशन क्या मिलेगा भाई? वर्क डन क्या होता है? वो दोनों एनर्जी का डिफरेंस, ठीक है। इन दोनों एनर्जी का हम डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे तो हमको वर्क डन फाइंड आउट हो जाएगा। देन पर हमको फाइंड आउट करना है भाई एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई? आपका परफॉर्मेंस कितना बेस्ट है वो फाइंड आउट करने के लिए कि भाई आपका इंजन ने कितना वर्क किया हो और आपने कितनी एनर्जी सप्लाई की। आपका इंजन ने वर्क किया W और आपने हीट इंजन सप्लाई की Q1। तो W/Q1, W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2/Q1। देन पर उसको सिंप्लीफाई करके ऐसा फाइंड आउट हुआ। और Q इज इक्वल टू हमारी इक्वेशन होती है MS डेल्टा T। और उसके रिगार्डिंग हमने ऐसा इक्वेशन बना दिया कि भाई इटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2/T1, ठीक है। और उसके डिपेंड पे मैंने आपको 2 एग्जाम्पल भी दिया, ठीक है।